नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। बुलेटिन में आज बात होगी मोदी राज में आर्थिक मंदी की। कृषि कानून पर क्या करेगी सरकार, जानेंगे कि राहुल गांधी ने अब क्यों ली पीएम मोदी की चुटकी। और बुलेटिन के आखिर में बात भारतीय रेलवे में हुए बदलाव की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। स्वास्थ्य मुसीबत के बीच खुलेंगे स्कूल, छात्रों के लिए स्कूलों में किए जा रहे हैं बदलाव। शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिया निर्देश, स्थिति देखते हुए करें व्यवस्था। दिल्ली सरकार का फैसला, फिक्की ऑडिटोरियम में ध्वस्तीकरण का कार्य तत्काल बंद। दिल्ली सरकार ने एंटी टेस्ट अभियान के चलते लिया फैसला। भारत को स्विस बैंक खातों की जानकारी का मिला दूसरा सेट। सूचनाओं के आदान प्रदान की व्यवस्था के तहत भारत को स्विस बैंक के खातों की मिली जानकारी। रिजर्व बैंक की नीतिगत दरों की घोषणा से शेयर बाजार में तेजी, लगातार 7वें दिन बढ़त पर बंद हुए सेंसेक्स निफ्टी। सेंसेक्स 40,509 अंक पर हुआ बंद, निफ्टी 11,914 अंक पर हुआ बंद। और कल आईपीएल में होंगे 2 मैच। पहले मुकाबले में किंग्स इलेवन पंजाब और केकेआर के बीच होगा मैच, और दूसरे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच होगी टक्कर। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। आर्थिक मंदी के बीच जनता राहत की उम्मीद कर रही है। लोगों को रिजर्व बैंक से उम्मीद थी, लेकिन इस बार भी रिजर्व बैंक ने लोगों को निराश किया है। मौद्रिक नीति का ऐलान करते हुए गवर्नर शक्तिकांत दास ने ऐसी घोषणा कर दी जिसने जनता की उम्मीदों को पूरी तरह से तोड़ दिया है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है राजीव जी। राजीव जी, स्वागत है आपका। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले ये रिपोर्ट देखिए। त्योहारी सीजन में लोग सरकार से राहत की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र तो अपने हाथ पीछे खींच रही है। इसीलिए नजरें अब सिर्फ और सिर्फ आरबीआई पर टिकी थी। माना जा रहा था कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बदलाव कर जनता की मुश्किलों को कम करेगा, लेकिन यहाँ से भी लोगों को निराशा मिली, क्योंकि त्योहारी सीजन से पहले रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति बैठक के नतीजों का ऐलान करते हुए गवर्नर शक्तिकांत दास ने साफ किया कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मतलब ये कि रेपो रेट 4% पर बरकरार है। पिछले कई महीनों से आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। बीते अगस्त महीने में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में भी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया था। फिलहाल रेपो रेट 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। यानी आरबीआई के फैसले से साफ है कि लोगों को ईएमआई में कोई राहत नहीं मिलेगी। जनता की उम्मीदें तोड़ने के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अभी तीसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था में सुधार देखने को नहीं मिलेगा। वित्त वर्ष 2020 से 21 की पहली तिमाही का देश पर गहरा असर हुआ है, जिसमें विकास की रफ्तार बिल्कुल थम चुकी है। लेकिन अब धीरे धीरे हालात सुधर रहे हैं। हालांकि अच्छे नतीजे चौथी तिमाही में ही नजर आएंगे। तीसरे दौर में लोगों को थोड़ी परेशानियों का सामना करना होगा। अब आरबीआई गवर्नर ने भी साफ कर दिया है कि अभी कुछ समय तक लोगों को राहत नहीं मिलेगी। इसी बात की आशंका गुरुवार को वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में जताई थी। वर्ल्ड बैंक ने अनुमान लगाया था कि भारत की जीडीपी बढ़ने की बजाय कम होगी। विश्व बैंक ने कहा कि भारत की आर्थिक स्थिति इससे पहले के किसी भी समय की तुलना में काफी खराब है। इसके साथ ही पूर्णबंदी का भी देश पर गहरा असर हुआ है। बैंक ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा कि मार्च 2020 से शुरू हुए चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी में 9.6% की गिरावट आने का अनुमान था। यह रिपोर्ट साफ बयां करती है कि लोग राहत की सांस नहीं ले पाएंगे। अब तो आरबीआई ने भी जोरदार धक्का दिया है। यानी देश का बुरा हाल है, जनता बेहाल है। राजीव जी, अब आरबीआई ने भी मान लिया है कि देश की जीडीपी में इस बार 9.6% से ज्यादा की गिरावट रहेगी। महंगाई को लेकर भी लोगों की परेशानी बनी रहेगी, यानी हालात जल्द ही सामान्य नहीं होंगे। आरबीआई की ओर से भले ही जीडीपी में गिरावट को लेकर सरकार के लिए कुछ नहीं कहा गया, लेकिन आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जीडीपी की खराब हालत को लेकर जो कह रहे थे, उसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार की गलत नीतियां थी। आखिर सरकार क्या कर रही है? जी आदित्य, महंगाई से जूझ रही आम जनता की उम्मीदों पर आज फिर पानी फिर गया जब आरबीआई गवर्नर ने बताया कि रेपो रेट 4% ही रहेगी, यानी ईएमआई या लोन की ब्याज दरों पर किसी कटौती की उम्मीद अब नहीं है। इससे पहले अगस्त में भी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया था, आपको याद होगा। दरअसल इस वक्त हमारी अर्थव्यवस्था बेहद नाजुक दौर से गुजर रही है, जीडीपी लगातार गिर रही है। अभी वर्ल्ड बैंक ने इसमें गिरावट के आसार जतलाए थे, आज शक्तिकांत दास ने भी यही संकेत दिए हैं। हालांकि उन्होंने उम्मीद बंधाते हुए यह भी कहा है आदित्य कि आरबीआई आर्थिक वृद्धि को समर्थन देने के लिए उदार रुख बनाए रखेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था निर्णायक चरण में प्रवेश कर रही है, स्थिति में सुधार के संकेत दिखने लगे हैं। अंकुश लगाने के बजाय अब अर्थव्यवस्था को उबारने पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। लेकिन आदित्य, सवाल यह है कि यह ध्यान कौन केंद्रित करेगा? जनता तो अपने हिस्से की मेहनत कर ही रही है और अर्थव्यवस्था को गति देने में अपना योगदान दे ही रही है, लेकिन असली जिम्मेदारी तो सरकार की है। जब तक वो सही फैसले सही समय पर नहीं लेगी, तब तक हालात नहीं सुधरेंगे। अभी तो सरकार अपनी जिम्मेदारी केवल बड़ी बड़ी बातें करने में ही दिखा रही है और देश के प्राकृतिक संसाधनों से लेकर के सार्वजनिक निकायों तक सबका निजीकरण करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। और इस तरह केवल 2-4 उद्योगपतियों की संपत्ति में इजाफे के इंतजाम हो रहे हैं, लेकिन देश का आम आदमी ईएमआई और कर्ज पर बढ़ रहे ब्याज को लेकर के परेशान है, चिंतित है। सरकार अगर इस वक्त आत्मनिर्भर भारत जैसे शिगुफों का प्रचार न करके देश में मांग और पूर्ति के बुनियादी सिद्धांत के मुताबिक
मुताबिक काम करे, लोगों के पास कैश फ्लो यानी नकदी प्रवाह बढ़ाए, तो अर्थव्यवस्था का रुका पहिया अपने आप घूमने लगेगा। मगर क्या इसके लिए मोदी सरकार तैयार है? ये बड़ा सवाल है। धन्यवाद राजू जी तमाम जानकारी के लिए। अब रुख करते हैं अगली खबर का। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष का हल्ला बोल जारी है। देश भर के कई किसान संगठन भी इन कानूनों को लेकर अपना विरोध जता रहे हैं और इस मामले में सियासत भी जमकर हो रही है। लेकिन मोदी सरकार अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है, जबकि अब तो केंद्र के इस रुख को लेकर आरएसएस से जुड़े संगठन ने भी विरोध शुरू कर दिया है। जब से मोदी सरकार कृषि कानून लेकर आई है, तब से देश में हो हल्ला मचा है। सड़क से लेकर संसद तक सरकार की मुखालफत की जा रही है। यहाँ तक कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी तो ट्रैक्टर पर सवार होकर केंद्र के खिलाफ हुंकार भी भर चुके हैं। विपक्ष के इस कदम से सरकार सख्ते में जरूर है, लेकिन पीछे हटने का कोई फैसला नहीं लिया है। यही वजह है कि जहां एक तरफ अन्नदाताओं का आक्रोश बढ़ रहा है, तो वहीं आरएसएस से जुड़े संगठन भारतीय किसान संघ ने भी अब नाराजगी जाहिर की है। उसे भी इन कानूनों में खामियां नजर आने लगी है। हाल ही में हुई भारतीय किसान संघ की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इन कानूनों के संबंध में 4 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। इन प्रस्तावों में उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के प्रावधान किए जाने के लिए चौथा कानून बनाए जाने की मांग की गई है। वहीं कृषि संबंधी विवादों के निपटारे के लिए कृषि न्यायालयों की स्थापना की भी मांग की गई है। ये भी कहा गया है कि विवादों का निपटारा किसान के जिले में ही होना चाहिए। व्यापारियों का केंद्र और राज्य सरकार में बैंक सिक्योरिटी के साथ रजिस्ट्रेशन हो और ये जानकारी पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध होनी चाहिए। किसान संगठन की ओर से ये भी कहा गया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन कर भंडारण सीमा से प्रतिबंध हटाए जाने की भी जरूरत है। अब आरएसएस से जुड़े संगठन भारतीय किसान संघ ने भी मोदी सरकार का विरोध तेज कर दिया है, जिससे केंद्र की चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि मोदी सरकार के फैसले पर आरएसएस अक्सर उसका साथ देता है, लेकिन जब जब संघ का विरोध सामने आता है, सरकार को झुकना पड़ता है। अब कृषि कानून को लेकर भी मोदी सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार झुकती है या नहीं। कृषि बिल को लेकर सरकार अपने ही सहयोगियों के निशाने पर है। सरकार के सहयोगी ही ये नहीं मान रहे कि इस कानून से किसानों का भला होगा, तो वहीं केंद्र सरकार के स्किल इंडिया मिशन कार्यक्रम को भी बीजेपी शासित ज्यादातर राज्य तवज्जो देते नहीं दिख रहे हैं। इंडिया स्किल की ताजा रिपोर्ट में ज्यादातर बीजेपी शासित राज्य फिसड्डी साबित हुए हैं। टॉप 10 में शामिल 7 राज्यों में गैर बीजेपी सरकार है। तो क्या कहते हैं आंकड़े, देखिए इस रिपोर्ट में। महामारी के इस दौर ने देश में बेरोजगारी के आंकड़ों को कई गुना बढ़ाया है। लोग काम की तलाश में भटक रहे हैं, सरकार से रोजगार मांग रहे हैं, लेकिन सरकार दावा कर रही है कि हमने हर हाथ को काम दिया है। स्किल इंडिया से युवाओं को आगे बढ़ाया है, मगर स्किल्स के मामले में बीजेपी शासित राज्य ही पीछे हैं। टॉप 3 में बीजेपी का एक भी राज्य शामिल नहीं है। स्किल इंडिया की ताजा रिपोर्ट में मध्य प्रदेश, गोवा, मणिपुर, असम समेत कई राज्यों ने बहुत खराब प्रदर्शन किया है। हाल में इस रिपोर्ट में रोजगार और छात्रों की काबिलियत के पैमाने पर कई राज्य टॉप 10 में जगह भी नहीं बना पाए। वहीं नौकरियों में मिलने वाले मौकों के मामले में भी बीजेपी शासित राज्य बहुत पीछे हैं। ये तथ्य काफी चिंतित करने वाले हैं, क्योंकि कौशल विकास की तमाम योजनाओं के बाद भी युवा टैलेंट के मामले में टॉप 10 में भी नहीं आते। यह रिपोर्ट भी बॉक्स नामक संस्था ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारतीय विश्वविद्यालय संघ और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ मिलकर देश भर के 3 लाख छात्रों के सर्वे तैयार की है। मुंबई, हैदराबाद, पुणे, नई दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, मंगलोर, विशाखापट्टनम, लखनऊ और कोयम्बटूर टॉप 10 शहरों में शामिल हैं। देश में सर्वाधिक रोजगार देने के मामले में दिल्ली, राजस्थान, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु टॉप 10 राज्यों में शामिल हैं। इंडिया स्किल की ताजा रिपोर्ट में सिर्फ टॉप 10 राज्यों के बारे में ही बताया गया है। रिपोर्ट के बिजनेस कम्युनिकेशन में तेलंगाना, राजस्थान और दिल्ली आगे हैं। कंप्यूटर स्किल में पश्चिम बंगाल, राजस्थान और दिल्ली ने टॉप 3 में जगह बनाई है। न्यूमेरिकल में तेलंगाना, राजस्थान और महाराष्ट्र आगे हैं। वहीं क्रिटिकल थिंकिंग के मामले में टॉप 3 राज्य राजस्थान, तेलंगाना और दिल्ली हैं। ये आंकड़े साफ बयां कर रहे हैं कि बीजेपी शासित राज्यों में ना तो रोजगार है, ना ही स्किल्स है। ये सरकारों के दावों को खोखला साबित करते हैं। केंद्र सरकार हर पायदान पर फेल होती नजर आ रही है, जिसे लेकर विपक्ष उसे सुनाता रहता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तो लगातार मोदी सरकार को घेर रहे हैं। आज भी राहुल गांधी ने एक वीडियो पोस्ट कर पीएम मोदी की चुटकी ली है। एक रिपोर्ट देखिए। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। हाल ही में यूपी के हाथरस की घटना के बाद पंजाब में कृषि कानून के खिलाफ ट्रैक्टर रैली निकाली और आज राहुल गांधी ने पीएम मोदी का एक वीडियो शेयर कर तंज कसा है। दरअसल पवन ऊर्जा में भविष्य की संभावनाओं पर एक विंड एनर्जी की कंपनी के सीईओ पीएम मोदी की बातचीत का वीडियो शेयर किया गया है। इसमें मोदी कह रहे हैं कि विंड एनर्जी टरबाइन के जरिए जहां नमी ज्यादा है, वो हवा में से पानी सोख करके अगर साफ पेयजल बना सके तो वे एनर्जी का भी काम करेंगे।
और पीछे से पानी भी मिल जाएगा। मोदी का कहना था कि टरबाइन से गांव की पेयजल की समस्या खत्म हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि टरबाइन के जरिए हवा से ऑक्सीजन भी अलग कर सकते हैं। पीएम ने पूछा था कि क्या आपके वैज्ञानिक इस दिशा में कुछ कर सकते हैं। इसी को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि भारत के लिए असल खतरा ये नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री को समझ नहीं है, वास्तविकता ये है कि उनके आसपास मौजूद किसी भी शख्स में उन्हें ये बताने की हिम्मत नहीं है। राहुल गांधी की इस टिप्पणी पर केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी को उन्हीं के लहजे में जवाब दिया है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राहुल गांधी के इर्द गिर्द मौजूद किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वे उन्हें बता सकें कि उन्हें कुछ समझ नहीं आता है। जब दुनिया की अग्रणी कंपनी के सीईओ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार का समर्थन किया है तो वे उसका मजाक उड़ा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, ऐसा लगता है कांग्रेस का असली खतरा बढ़ता जा रहा है और किसी में भी युवराज को कुछ और बताने की हिम्मत नहीं है। अब राहुल गांधी तो सरकार को किसी भी मौके पर घेरने से चूक नहीं रहे हैं, लेकिन सरकार के मंत्री भी उन्हें जवाब देने में पीछे नहीं है। एक तरफ राहुल गांधी सरकार के लिए मुसीबत बन रहे हैं तो बिहार विधानसभा चुनाव में आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा, बसपा सुप्रीमो मायावती और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने तीसरे मोर्चे के साथ लामबंदी कर चुनाव में घेराबंदी की है। ये तिकड़ी नीतीश से लेकर तेजस्वी को मुश्किल में डाल सकती है। तो बिहार में किसका खेल बिगाड़ेगा अंतिम समय में बना कुशवाहा ओवैसी मायावती का गठबंधन, देखिए इस रिपोर्ट में। चुनाव में अक्सर छोटी पार्टियों को दरकिनार किया जाता है। बड़े दल सोचते हैं कि केवल वही समीकरणों को बदलने का मादा रखते हैं, लेकिन कई बार छोटे दल ऐसा खेल खेलते हैं जिससे समीकरण पलट जाते हैं। बिहार में भी कुशवाहा ओवैसी मायावती ने गठबंधन बनाकर एनडीए और महागठबंधन को चुनौती दी है। बिहार के जातीय गणित के हिसाब से चुनाव में कुशवाहा मायावती ओवैसी की जोड़ी नए सियासी फॉर्मूले के साथ मैदान में उतर रही है, जो एनडीए और महागठबंधन दोनों का सियासी खेल बिगाड़ सकती है। बिहार में 16% मुस्लिम है और 16% ही दलित मतदाता है। बिहार में कुशवाहा की कुल आबादी 5 से 6% है। इस हिसाब से कुल वोट करीब 37 से 38% बन रहा है। ऐसे में तीनों दल अगर इन वोटरों को अपने फ्रंट के पक्ष में करने में सफल हो जाएं तो विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसी समीकरण को देखते हुए मायावती, कुशवाहा और ओवैसी ने आपस में हाथ मिलाया है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो सूबे में मुस्लिम आबादी करीब 47 सीटों पर अहम भूमिका अदा करती है और बिहार के सीमांचल में मुस्लिम वोटों के बिना किसी भी दल की नैया पार नहीं होने वाली है। बिहार में मुस्लिम समुदाय आरजेडी का मजबूत वोट बैंक माना जाता है, जिसे ओवैसी की पार्टी अपने पक्ष में करने की जुगत में है। 2015 के चुनाव में एआईएमआईएम 6 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और एक भी सीट नहीं जीत सकी थी, लेकिन पिछले साल उपचुनाव में खाता खोलने में कामयाब रही है। वहीं बिहार के लगभग 70% विधानसभा सीट पर जीत हार तय करने में दलित वोटर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसी वजह से हर गठबंधन के लोग राज्य में मौजूद दलित चेहरे को अपने साथ खड़ा करने की हर संभव कोशिश करते हैं। मायावती की बहुजन समाज पार्टी भी करीब 2.5 दशक से बिहार के चुनाव में दलितों को रिझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन्हें कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी है। कुशवाहा भी बिहार की सियासत में कोई खास कमाल नहीं दिखा पाए हैं। यही वजह है कुशवाहा, ओवैसी और मायावती गठबंधन कर मैदान में उतरे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये गठजोड़ किसका गणित बिगाड़ता है। एक तरफ बिहार में तिकड़ी एनडीए को परेशान कर सकती है तो दूसरी तरफ गुजरात में बीजेपी को कांग्रेस मुश्किल में डाल सकती है। गुजरात में 3 नवंबर को 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसके नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों ने जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है, लेकिन बीजेपी के लिए यहां जीत दर्ज करना इतना आसान नहीं है। गुजरात को पीएम मोदी का गढ़ कहा जाता है। इस राज्य में कई दशकों से बीजेपी का ही कब्जा है। इस बार 8 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में भी बीजेपी जीत का दावा कर रही है, लेकिन इन चुनाव में जीत दर्ज करना पार्टी के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिन 8 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं वो कांग्रेस के पास थी। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस विधायकों ने त्यागपत्र दिया था, जिसके बाद राज्यसभा में कांग्रेस को 1 सीट का नुकसान उठाना पड़ा। ऐसे में कांग्रेस एक बार फिर इन सीटों पर जीत दर्ज कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। वहीं बीजेपी मजबूरन उन 5 विधायकों को फिर से मैदान में उतार रही है जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर उनका दामन थामा है, यानी कि सिर्फ 3 सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतार रही है। इन 5 कांग्रेस विधायकों को बीजेपी के कार्यकर्ता समर्थन देंगे या नहीं, इस बात को लेकर पार्टी भी असमंजस की स्थिति में है। पिछले चुनाव में अल्पेश ठाकोर और धवल सिंह झाला को भी स्थानीय बीजेपी नेताओं की नाराजगी महंगी पड़ी थी और हार का सामना करना पड़ा था। इस बार भी पार्टी में बगावत के साफ संकेत देखे जा सकते हैं। कांग्रेस के बागियों की वजह से बीजेपी के साथियों ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। कई दिग्गज नेताओं का कहना है कि बीजेपी बाहर वालों को तवज्जो दे रही है, जबकि उसे अपनों को आगे लाना चाहिए। पार्टी नेताओं का कहना है कि गुजरात की 8 विधानसभा सीट डांग, मोरबी, वलसाड़ जिले की कपराडा, वडोदरा की करजड़, कच्छ की अबडासा, अमरेली की धारी और सुरेंद्रनगर जिले की लीमडी सीट पर बीजेपी के ही उम्मीदवार उतारे जाने चाहिए थे, लेकिन आला कमान ने 5 सीटें कांग्रेस के बागियों को दे दी, जो सरासर गलत है। अब वरिष्ठ नेताओं के तेवर से साफ है कि कांग्रेस के बागियों को अपना साथी बनाकर बीजेपी ने कमल की राह में कांटे खड़े कर दिए हैं। अब देखना है कि चुनावी नतीजों पर इसका कितना असर होता है। और बुलेटिन के आखिर में बात भारतीय रेलवे सिस्टम में हुए बदलाव की। स्वास्थ्य मुसीबत के दौर में सब कामकाज ठप हो गया था, जिसके बाद अब धीरे धीरे सिस्टम को सामान्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में भारतीय रेलवे सिस्टम को भी धीरे धीरे सामान्य किया जा रहा है। अब 10 अक्टूबर से रेल यात्रियों को कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। तो भारतीय रेलवे ने क्या किए हैं बदलाव, इस रिपोर्ट में देखिए।
भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधाओं को धीरे धीरे बढ़ा रहा है। 10 अक्टूबर से यात्रियों को कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। रेलवे ने पहला और सबसे जरूरी बदलाव जो किया है वो ये है कि अब ट्रेन निकलने से 5 मिनट पहले भी टिकट की बुकिंग की जा सकेगी। इसके अलावा रिजर्वेशन चार्ट गाड़ी के छूटने के तय समय से 30 मिनट पहले तैयार किया जाएगा। हालांकि महामारी से पहले भी ऐसा ही होता था, लेकिन स्पेशल ट्रेनें शुरू हुई तो चार्ट 2 घंटे पहले बनने लगा था। हाल ही में हुए बदलाव के अनुसार अब रिजर्वेशन चार्ट बनने तक टिकट बुक की जा सकेगी। अब अगर टिकट कैंसिल होने के बाद सीट खाली होगी तो पीसीआर काउंटर या ऑनलाइन बुक की जा सकेगी और दूसरा चार्ट बनने से पहले तक टिकट कैंसिल भी किए जा सकेंगे। महामारी तो अभी खत्म होती नहीं दिख रही है, लेकिन इस बीच सरकार सावधानी के साथ चीजों को सामान्य करने पर जोर दे रही है। त्योहारों के सीजन को देखते हुए रेलवे ने 39 नई स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। ये ट्रेनें 15 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच चलाई जा सकती हैं। दिन भर की बड़ी खबरों में फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।